हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है। तो सॉरी दोस्तों, कल के लिए मैं आपको आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कल की हमारी क्लास नहीं हो सकी, तो आज ये क्लास हमारी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, हमारा तीसरा टॉपिक था दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जो काल था उसमें कौन कौन से वंश आए थे, कौन कौन किसने किसने राज्य किया, कौन से हमले हुए, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए, इसका हम परिचय देखेंगे, दिल्ली के सुल्तानों से बारे में जानकारी वो देखेंगे, दिल्ली सुल्तान का विस्तार गैरसैंण शहर से साम्राज्य तक कैसे हुआ वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन ये देखेंगे नज़दीकी से एवं नज़र से। ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दी का सल्तनत देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो देखिए ये सब जो हम दिल्ली सल्तनत देखने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखने वाले हैं। देखिए जैसे कि ये एनसीईआरटी है, इससे सिर्फ हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, और जो हमारे बाद की क्लास होगी एनसीईआरटी खत्म होने के बाद जो क्लास होगी उसमें हम पूरे संक्षिप्त से देखेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इससे हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ हम एनसीईआरटी कवर करते हैं। इसके बाद जो हम एडवांस बुक कवर करते हैं उसमें आपका पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, जो आपकी 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी होगी उसमें पूरे टॉपिक संक्षिप्त से दिए होंगे, तो उसमें पूरा हम संक्षिप्त से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले दिल्ली में 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूतों की राजधानी थी। ठीक है, चौहानों अजमेर से ये पराजित हो गए। ठीक है, ये अजमेर से पराजित हो गए। तोमरों और चौहानों के अधीन दिल्ली का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। इनके अधीन दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। ठीक है, जैन व्यापारियों ने कई मंदिरें सिक्कों का निर्माण किया, जिन्हें दहीवाल कहा जाता इनको दहीवाल कहा जाता था। ठीक है, दिल्ली में कई शहर है, इसका अपना इतिहास है। दिल्ली का अपना बहुत बड़ा इतिहास है, इसमें कई शहर है। ठीक है, देखिए ये ऐसे होते थे दहीवाल। ठीक है, और ये उस समय के मंदिर थे, दिल्ली सल्तनत के समय के मंदिर थे। ठीक है, तो देखिए दिल्ली के शासक के बारे में देखते हैं, जिसमें कौन कौन से वंश थे वो देखते हैं। तो देखिए, राजपूत राजवंश में पहला था तोमर। ये प्रारंभिक 12वीं शताब्दी से 1665 तक थे। अनंगा पलास जो था वो 1130 से 1145। दूसरा चौहान था, तो 1165 से 1192। तीसरा था पृथ्वीराज चौहान, ये था 1175 से 1192। ठीक है, चलिए, प्रारंभिक तुर्की शासक थे, मतलब तुर्क का जो शासन था हमारे, तो वो प्रारंभिक शासक थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका था शासनकाल 1206 से 1210। दूसरा था इल्तुतमिश। ठीक है, इसका था 12 से 10 तक, 1266। ये सब एक माह के एक है। ठीक है, इसके बाद एक। ठीक है, इसके बाद रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का काल था 1236 से 1240। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1288, मतलब 87 तक था। ठीक है, बाद में खिलजी वंश का शासक था 1290 से 1320 तक। ठीक, तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, ये था 1290 से 1296। ठीक है, उसके बाद था अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासन था 1296 से 1316। ठीक है, इसके बाद जो 1320 में आया तुगलक वंश। ठीक है, देखिए इनका एक मन के एक संघर्ष होता रहा, युद्ध होते रहे। तो युद्ध में जो जीता, जिसकी जीत हुई वो राजा बन जाता था, और जो पराजित हो गया वो नीचे चला जाता था। देखिए तुगलक वंश का सब पहला साम्राज्य, मतलब पहला राजा था गयासुद्दीन तुगलक। इसका शासनकाल था 1320 से 1324। दूसरा था मोहम्मद तुगलकी, इसका शासनकाल था 1324 से 1351। और तीसरा था फिरोज शाह तुगलक, तो इसका था 1351 से 1388। ठीक है, चल
और इसके बाद था सैयद वंश। तो सैयद वंश 1414 में चालू हुआ, 1414 से 1451। खिज खान, ठीक है, खिज खान था, इसका सिर्फ एक ही था खिज खान। तो इसके था 1414 से 1421, ठीक है। इसके बाद था लोधी वंश। सैयद वंश के बाद लोधी वंश था, इसका शासनकाल था 1451 से 1426। तो इसका शासक था बहलुल लोधी, ठीक है। बहलुल लोधी का शासनकाल था 1451 से 1489, ठीक है। चलिए दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी रखते हैं कैसे, ठीक है। तो फारसी का उपयोग दिल्ली सुल्तान के अधीन एक भाषा के रूप में किया जाता था, और हम कई ऐतिहासिक शिलालेख, सिक्के, वास्तुकला देख सकते हैं। तो फारसी भाषा में ये सभी हम शिलालेख, सिक्के, वास्तुकला देख सकते हैं। तो तभी के काल में फारसी का उपयोग दिल्ली के सुल्तान के अधीन किया जाता था, ठीक है, ठीक है। तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन फारसी में लिखा गया। तो तवारीख को बहुवचन बोलते हैं, मतलब ये फारसी भाषा थी, ठीक है, ठीक है। तवारीख तवारीख के लेखक विद्वान पुरुष, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी थे। वे शासकों को सलाह देते थे। ये सभी जो पुरुष, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी, ये सभी शासक को सलाह देने का काम करते थे, ठीक है। इन शिलालेखों, सिक्कों और स्मारकों की सहायता से फारसी भाषा की खोज गई थी। देखिए शिलालेख, सिक्के और स्मारक, इनसे फारसी भाषा की खोज की गई, ठीक है। देखिए तवारीख ऐसी होती थी, मतलब बहुवचन को तवारीख बोलते हैं, एक वचन को फारसी मतलब तारीख बोलते थे, ठीक है। ठीक है, चलिए तवारीख लेखक शहरों दिल्ली में रहते थे। तवारीख लेखक दिल्ली में रहते थे। कोई गांव नहीं बदले ने पुरस्कार पाने के लिए सुल्तानों के लिए इतिहास लिखने का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो इसने तवारीख को पुरस्कार पाने के लिए सुल्तानों का इतिहास लिखते थे, ठीक है। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी, ठीक है। और मिनाज प्रथम सिराज ने कहा कि वह अपने भाइयों से ज़्यादा सक्षम है, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को कहा, और मिनाज जो इल्तुतमिश के बेटे थे उन्होंने कहा कि हम सभी भाइयों से ज़्यादा सक्षम हमारी बहन है, वो है रजिया सुल्तान, ठीक है। उसे 1240 में रसोइयों के रूप में सिंहासन से हटा दिया गया। सिराज एक शासक के रूप में एक लड़की को सिंहासन पर पाकर खुश नहीं थे, इसलिए इन्हें 1240 में रसोइयों के रूप में सिंहासन से हटा दिया, ठीक है। ये थी रजिया सुल्तान और ये थे मिनाजी सिराजो, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरसियन शहर से साम्राज्य तक, ठीक है। ये देखते 18वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के कोई जोखिम नहीं लिया ने दिल्ली सल्तनत में कोई जोखिम नहीं लिया, न ही जेलों में बंद शहरों से पहले गया, ठीक है। इसके बजाय सुल्तान ने इसके बजाय भीतरी इलाकों को नियंत्रित किया। सुदूर बंगाल के गैसरीन शहर और दिल्ली के सिंधी को नियंत्रण करना कठिन था। देखिए इतना वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन था। खराब मौसम, युद्ध, विद्रोह के कारण वह संवाद नहीं कर पा रहा था। मंगोल द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण करने और सुल्तान की दुर्बलता के समय सुल्तानों के विद्रोह करने वाले राज्यपालों से दिल्ली की सत्ता को खतरा था, ठीक है। बाद में इसे गयासुद्दीन बलबन ने ले लिया और अलाउद्दीन खिलजी और मोह के तहत इसका विस्तार किया तुगलक ने, ठीक है। सुल्तानों ने मतलब ये तुगलक वंश थे। सुल्तानों ने सबसे पहले गैरसियन कस्बों के भीतर इलाकों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, ये महाराज में थे गयासुद्दीन बलबन,
ये थे तुगलक, मोहतुगलक, और ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखिए इन अभियानों के दौरान गंगा, यमुना, दोआब में जंगलों को साफ किया गया, शिकारियों और चरवाहों को उनके आवास से हटा दिया गया, कृषि के लिए किसानों को भूमि दी गई, व्यापारों को मारो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सल्तनत में बाहरी सीमांत मतलब दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं क्षेत्र में विस्तार शुरू हुआ। जो उसके बाहरी क्षेत्र थे दिल्ली सल्तनत के, उसमें भी विस्तार शुरू हुआ। सैन्य अभियान दक्षिणी भारत में शुरू हुआ। यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। ठीक है, मोह तुगलक, ठीक, और जो ये मोह तुगलक के शासनकाल में समाप्त हुआ। सल्तनत की सेनाओं, हथियारों, घोड़ों और दासों कीमती धातुओं पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए 150 वर्ष बाद मोहतुगलक के शासन के अंत तक उनकी सेनाओं ने उपमहाद्वीप में प्रतिद्वंदी सेनाओं को हराना शुरू कर दिया। कई शहरों को किसानों के कर वसूल न्याय दिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरसैन शहर से साम्राज्य तक, ये टॉपिक देखते हैं अभी। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों के पास विशाल राज्य थे और उन्हें विश्वसनीय राज्यपाल और प्रशासक की आवश्यकता थी। इनको जो दिल्ली सल्तनत के राज्य थे, उनके जो राजा थे, के विश्वसनीय राज्यपाल और प्रशासक की आवश्यकता थी। इल्तुतमिश ने फारसी में बंदगन नामक सैन्य सेवा के लिए अपने विशेष दासों का समर्थन किया। ओके, वे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यकालों के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। ठीक, और चूंकि वे मालिक पर भरोसा करते थे, इसलिए उनके सुल्तान द्वारा उन पर भरोसा किया जाता था। ठीक, तो इन्होंने ऐसे चुने जो प्रशिक्षित थे और चूंकि वे मालिक पर भरोसा करते थे। ठीक है, उन्हें ऐसे खिलजी और तुगलक दोनों ही बंदगी का इस्तेमाल किया, सेनापति और राज्यपाल नियुक्त किए। ठीक है, ने बंदगी मतलब इनके दम पर इन्हें ऐसा किया। ठीक है, दास और मुवक्किल अपने स्वामी के प्रति वफादार थे। ये जो दास थे उस वंश के, दास और मुवक्किल अपने स्वामी के प्रति वफादार थे, लेकिन उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। सिर्फ स्वामी के प्रति, उत्तराधिकारी जो था उसके प्रति वफादार नहीं थे। ठीक है, ओके। नए सुल्तानों के पास नए लोग होते थे और पुराने लोगों को हटा देते थे। ठीक है, जो नए सुल्तान है उसके पास नए लोग, और जो पुराने उस समय के लोग थे उनको हटा देते थे। इससे संघर्ष होता था। जो हटा दिया उससे, उस टॉपिक से संघर्ष होता था। बहुत ही लोगों को दिल्ली सुल्तान के से परेशान थी, क्योंकि वे निम्न आधार वाले लोगों को रखते थे। ठीक, फारसी तवारीख ने दिल्ली सुल्तान की आलोचना की। ठीक है, फारसी तवारीख थे, ये ग्रंथ है, इसमें दिल्ली सुल्तान की इसमें आलोचना की है। सॉरी फ्रेंड्स। खिलजी और तुगलक जैसे सुल्तानों ने सैन्य कमांडरों का राज्यपाल नियुक्त किया। ओके, चलिए उनके द्वारा न्यायमंत भूवि का इक्ता कहा जाता था। वे इक्तदार या मुक्ति कहलाते थे। ठीक है, मुक्ति का कर्तव्य, देखिए मुक्ति का कर्तव्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना, मतलब एक प्रकार का सैन्य अभियान। ठीक है, मुक्ति का कर्तव्य मतलब कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये एक तरह का सैन्य अभियान हो गया। ठीक है, मुक्तियों को और सैनिकों को वेतन राजस्व संग्रह से निकाला जाता, जो खजाना था उनका, उससे उनका वेतन होता था। ठीक है, वे बहुत कुशलता से काम करते थे, क्योंकि उन्हें एक छोटी अवधि के लिए सौंपा गया था। उनके उत्तराधिकारी उनके कार्यकाल का उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए वे सहायता प्रदान करते थे और कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। एक सैन्य अभियान था। ठीक है, देखिए दिल्ली के सुल्तानों के भीतरी इलाकों के द्वारा दौरा करना शुरू कर दिया, और सामंतों, सरदारों
अपने अधिकार के तहत काम करने के लिए मजबूर किया। जो दिल्ली सुल्तान थे वो अपने भीतरी इलाके मतलब दिल्ली सुल्तान के जो अंडर में इलाके थे वहाँ पे उन्होंने दौरा किया। तो वहाँ के जो सामंत थे, सरदार लोग थे, उन पर अपना अधिकार कायम करना इन्हें ठान लिया, मतलब उनको मजबूर कर दिया। ठीक है। स्थानीय सदर को भी कर का भुगतान करना पड़ता था। जो स्थानीय सरकार थे उनको भी कर का भुगतान करना पड़ता था। ठीक है। 3 प्रकार की खेती थी। खराज किसानों की, उपज का 50%, मवेशियों पर, घरों पर। ये 3 प्रकार की खेती हुई थी तब उस समय। बंगाल जैसे दूर के प्रांतों को दिल्ली से नियंत्रित करना मुश्किल था और दक्षिणी भारत पर कब्जा करने के तुरंत बाद पूरा क्षेत्र स्वतंत्र हो गया। ठीक है। चलिए देखिए, कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासक इन क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित करते थे, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। ठीक है। केवल थोड़े समय के लिए। अलाउद्दीन और मोह के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तुगलक वे अपनी सेना जुटाते थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी रक्षा रक्षा करना और मोह तुगलक आक्रामक हमला करना। ठीक है। ऐसे ये लोग अपनी सेना जुटाते रहे, लेकिन उस समय मंगोलियन ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी रक्षा रक्षा करना और मोह तुगलक हमला करना, इस सब में ये दोनों जुट गए। और चंगेल, ये देखिए ये चंगेज खान है, चंगेज खान, और ये दिल्ली सल्तनत। ठीक है। 15वीं और 16वीं शताब्दी का सल्तनत। ठीक है। ओके। तुगलक, सैयद और लोदी राजवंशों ने 1526 तक दिल्ली से आगरा तक का शासन किया, क्योंकि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत जैसे कई राज्य स्वतंत्र थे उस समय। ठीक है। जो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी थी उस समय जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत ऐसे कई राज्य स्वतंत्र थे, मतलब एक लोकतंत्र राज्य थे। ये अपना नेता चुन कर देते थे, उससे उनका राज्य चलता था। ठीक है। ये स्वतंत्र राज्य समृद्ध थे। ने शासक समूह यानी अफगान और राजपूत यहाँ आए। ठीक है। कई राज्य छोटे सॉरी फ्रेंड, कई राज्य छोटे लेकिन शक्तिशाली थे। पूर्व शेरशाह सुर 1540 से 1545 ने बिहार में अपना चाचा के लिए एक छोटे से क्षेत्र का प्रबंध किया। मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 55 55 से 56 को हराया। ठीक है। शेरशाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जो शेरशाह था उनने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष तक शासन किया। दक्षता के लिए खिलजी से प्रशासन के तत्वों का उधार लिया। ठीक है। अकबर ने मुगल मुगल साम्राज्य में शेरशाह के मॉडल का अनुसरण किया। अकबर ने मुगल साम्राज्य में शेरशाह मॉडल का अनुसरण किया और उससे उनने साम्राज्य चला। ठीक है। इनका शासनकाल था 1550 से 1605। ठीक है। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम क्लास इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।